रिफ्रैक्शन क्या होता है भाई? रिफ्रैक्शन क्या होता है? लाइट का एक और प्रॉपर्टी, एक तो था रिफ्लेक्शन, दूसरा होता है प्रॉपर्टी रिफ्रैक्शन। क्या होता है इसमें? अगर देसी लैंग्वेज में बात करूं तो कोई भी लाइट रे किसी सरफेस पे इंसिडेंट हुआ, ये सरफेस मान लो ये दो अलग अलग मीडियम है, दिस इज मीडियम 1 एंड दिस इज मीडियम 2। तो होता क्या है, ये रहा इसका नॉर्मल। लाइट कभी भी अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है रिफ्रैक्ट होके, यानी कि रिफ्लेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, रिफ्रैक्शन की, यानी कि अगर इसको क्रॉस करके कुछ पार्ट क्रॉस करके चला गया दूसरे मीडियम में, तो जो रिफ्रैक्टेड पार्ट होता है वो या तो नॉर्मल की तरफ या नॉर्मल से दूर चला जाता है। सुना है? यानी कि लाइट लॉजिकली जा रहा था इधर, लेकिन इधर नहीं जाएगा ये, ठीक है? ये या तो ये नॉर्मल है, या तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा थोड़ा सा, या तो नॉर्मल से थोड़ा दूर चला जाएगा, या तो ये या तो ये। ठीक है? मैंने क्या बोला? whenever light enters from one medium to other medium, then after refraction या फिर after crossing the medium, it either bends towards normal or away from the normal, and this process is known as refraction. बात समझ में आया? सुना ही होगा ये तो। दोनों में से कोई एक, either 1 or 2, या तो नॉर्मल की तरफ जाएगा या तो नॉर्मल से दूर जाएगा। अच्छा, ये कैसे डिसाइड होता है नॉर्मल की तरफ जाएगा या नॉर्मल से दूर जाएगा भाई? मीडियम के ऊपर। मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल के एक चीज होता है, मीडियम को डिफाइन करते हैं उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। और मीडियम दो तरह का पढ़ते हैं हम यहां पे, एक रेयरर मीडियम और एक डेंसर मीडियम। हाँ, तो रेयरर मीडियम किसको बोलते हैं और डेंसर मीडियम किसको बोलते हैं बच्चों? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसको डेंसर मीडियम, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम उसको रेयरर मीडियम। अब बात आता है कि सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे डिफाइंड होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल होता है, रुक जाओ मैं लिखाता हूं, परेशान मत हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन से डिनोट करते हैं इसको। एन इक्वल टू क्या होता है? सी डिवाइडेड बाई वी। व्हाट इज सी? सबको पता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। और व्हाट इज वी? स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, इन मीडियम। यानी कि किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन करने का यह तरीका है। सी का वैल्यू तो फिक्स होता है बच्चों, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो 3 × 10⁻, यानी कि लाइट को उस मीडियम से पास कराओ और उसका स्पीड देखो कितना है, और उसको सी से डिवाइड कर दो, यानी कि 3 × 10⁸ डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। जो वैल्यू निकल के आएगा दैट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। अब यहां से साफ साफ फील आ रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, यानी कि मीडियम में जितना लाइट का स्पीड ज्यादा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही कम होगा। समझ में आ रहा है? यानी कि अगर v का वैल्यू ज्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू कम होगा, और अगर v का वैल्यू कम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू ज्यादा होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, ये रिलेटिव टर्म है, रिलेटिव बात कर रहा हूं, एक दूसरे के रिलेटिव में कंपैरिजन कर रहा हूं आपको ये समझाने के लिए कि व्हाट इज डेंसर व्हाट इज रेयरर। तो अगर दो मीडियम की बात करें, अगर किसी में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, और किसी दूसरे मीडियम में देखा तो इसके कंपैरिजन में स्पीड ऑफ लाइट कम आया तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ज्यादा। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसको बोलते हैं बच्चों डेंसर मीडियम। कैसा मीडियम? डेंसर मीडियम। और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है उसको बोलते हैं रेयरर मीडियम। ठीक है? तो ये कहानी था मीडियम का। अब यहां पे आ जाओ वापस से। अगर लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में गया, रेयर से डेंसर में गया, तो क्या होगा बच्चों? नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा। किधर जाएगा? नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा। और अगर डेंसर से रेयरर में गया तो नॉर्मल से दूर भाग जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ड्रॉ, इसको याद करने का शॉर्ट ट्रिक एक होता है ड्रॉ।
इसको याद कर लो तो कुछ दूसरा वाला अपने आप हो जाता है। डेंसर टू रेयरर AW फॉर अवे। अगर डेंसर से रेयरर जाएगा तो नॉर्मल से दूर चला जाएगा, और बाकी इसका उल्टा, रेयरर से डेंसर गया तो नॉर्मल की तरफ चला जाएगा। क्या मैं जो बोल रहा हूं तुमको समझ में आ रहा है या कहानी जैसा लग रहा है? तो लिखो जरा, सबसे पहले एक लाइन लिखो। व्हेन लाइट इंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम, when light enters from one medium to other medium, then it bends either towards normal or away from the normal. then it bends मुड़ जाना, bending. When light enters from one medium to other medium, then it bends either towards normal or away from the normal. Away from the normal. इसलिए यहां पे लिखा है either 1 और 2. ठीक है, फिर लाइन चेंज करके लिखना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, इसमें लिखो इट इज डिफाइंड एज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम divided by speed of light in that medium. Speed of light in vacuum divided by speed of light in the medium. चलो जो बोर्ड पे है पहले इसको लिख लो, इसके आगे बाद आगे का कहानी। रिफ्रैक्शन, लाइट मुड़ जाता है अपने ओरिजिनल पाथ को छोड़ के, और इसीलिए बहुत सारे फेनोमेनन होते हैं, बचपन में भी तुमने पढ़े हैं। कोई रॉड रख दो पानी में तो टेढ़ा दिखाई देता है, पानी में कोई कॉइन डाल दो तो वो थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है ना? तो ये सब रिफ्रैक्शन के कारण ही होता है बच्चों। धीरे धीरे सब हम लोग पढ़ेंगे, आज इसके गहराई में जाएंगे। अभी तक हमने बस पढ़ा है कि पानी में रखी हुई पेंसिल टेढ़ी दिखाई देती है, पानी में रखा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर दिखाई देता है। कितना ऊपर दिखाई देता है वो सब कैलकुलेट करेंगे हम लोग अब, क्योंकि हम लोग अब बड़े हो गए, बच्चे नहीं रहे। पानी के अंदर मछली है, ऊपर से कोई चिड़िया उसको पकड़ने आ रहा है, तो चिड़िया को मछली थोड़ा पास दिखाई देगा, लेकिन मछली को चिड़िया थोड़ा दूर दिखाई देगा। ये अपने आप में एक मजेदार कहानी है। अब पता नहीं वो कैसे करता है, वो अंदर तो डूब नहीं सकता, तो सरफेस पे आने का इंतजार करता होगा, सरफेस पे आता है तब पकड़ता है। बकुला तो खैर अंदर घुस के पकड़ता है, लेकिन एक्चुअली में होता यही है। मछली को चिड़िया थोड़ा दूर दिखाई देता है एक्चुअल डिस्टेंस से, और चिड़िया को मछली थोड़ा पास दिखाई देता है एक्चुअल डेप्थ से। हाँ, ये सब निकालना होगा हमको। नहीं निकाल, ऐसे ही सवाल है भाई, एचसी वर्मा में सवाल दिया हुआ है। एक चिड़िया उड़ के आ रहा है, मछली इतना अंदर है, तो बताओ उसको कितने अंदर पे दिखाई देगा, मछली को चिड़िया कितना ऊपर दिखाई देगा। लिख लिया ये सब? नीचे लिख लेना नोट डाल के। व्हेन लाइट एंड नोट डाल के पहला पॉइंट लिखो, व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, नोट डाल के फर्स्ट पॉइंट में लिखो, व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, denser to rarer medium, then it bends away from the normal.
देन इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और सेकेंड पॉइंट खुद से लिख लो, व्हेन एंटर्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर देन बेंड्स टुवार्ड्स नॉर्मल, बेंड्स टुवार्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, तो डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, रेयरर का डिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। डेंसर से रेयरर जाएगा, दिमाग में ये चार चीज फिक्स कर लो, जो डेंसर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, डेंसर से रेयरर जाएगा तो नॉर्मल से दूर भाग जाएगा, रेयरर से डेंसर जाएगा तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा। फिक्स हो गया दिमाग में? अच्छा एक बात बताओ, लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो क्या उसका कलर चेंज हो जाता है क्या? कलर पे कोई इफेक्ट पड़ता है क्या? क्या लाल रंग का रॉड डालते हैं तो पानी में जाके पीला दिखाई देता है क्या? अरे व्हाइट कलर का कॉइन अगर पानी के ग्लास में डाल दें तो क्या वो लाल हो जाता है? अरे कॉमन सेंस भाई, नहीं होता है ना। अरे बोल ही नहीं रहा है सब, क्या हुआ? आवाज नहीं जा रहा क्या? हेलो, आ रहा है? अच्छा अच्छा अच्छा, तो मैं पूछ रहा था जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करता है तो क्या उसका कलर पे कोई फर्क पड़ता है क्या? क्या थोड़ा पड़ता है? अगर व्हाइट कलर का कॉइन ग्लास में डाल दें तो अंदर जाके रेड हो जाएगा? नहीं। लाल रंग का बल्ब अगर पानी के अंदर जलाएं तो हरा जलने लगेगा? कलर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चे, कलर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कलर इज प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट? फ्रीक्वेंसी। किसका प्रॉपर्टी होता है कलर? फ्रीक्वेंसी का। इसका मतलब यह है कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करता है तो उसका फ्रीक्वेंसी अनचेंज्ड रहता है, फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब उसी से सारा फॉर्मूला डिराइव होता है। लिखो, एक लाइन लिख लो, व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट्स फ्रीक्वेंसी इज अनचेंज्ड। ब्रैकेट में लिख लेना, कलर इज अनचेंज्ड, कलर डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन इट्स फ्रीक्वेंसी इज अनचेंज्ड, फ्रीक्वेंसी इज अनचेंज्ड, ब्रैकेट में color is unchanged, color depends on frequency। एक फॉर्मूला पढ़ा होगा बच्चों, V इक्वल टू एफ इंटू लेमडा, पढ़ा है? स्पीड इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो यहां से अगर फ्रीक्वेंसी देखा जाए तो फ्रीक्वेंसी आता है V बाई लेमडा। कितना आता है? V बाई लेमडा, एंड इट शुड बी कांस्टेंट, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। यानी कि यहां से पता कि लगा कि V बाई लेमडा कांस्टेंट है। V बाई लेमडा कांस्टेंट मतलब V1 बाई लेमडा 1 मस्ट बी इक्वल टू V2 डिवाइड बाई लेमडा 2। पहला चीज तो ये, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, V1 बाई V2 इक्वल टू लेमडा 1 डिवाइड बाई लेमडा 2। ऑल्सो हम जानते हैं, क्या जानते हैं? अभी थोड़ी देर पढ़ाया, पहले पढ़ाया कि V इक्वल टू क्या होता है, सॉरी N इक्वल टू क्या होता है? C बाई V होता है। यानी कि V जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N है, C तो कांस्टेंट है, तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N। तो मैं बोल सकता हूं कि V1 बाई V2 जो होगा वो क्या N2 बाई N1 के बराबर होगा? V1 बाई V2 इक्वल टू 1 बाई N1 डिवाइड बाई 1 बाई N2। तो V1 बाई V2 इक्वल टू N2 बाई N1 बच्चों।
इसका वैल्यू उठा के अगर यहां रख दूं तो फॉर्मूला देखो एक और बन गया, v1 बाई वी टू इक्वल टू लेमडा वन बाई लेमडा टू इक्वल टू n2 डिवाइडेड बाई n1। यहां तक पहुंचे। ओके, और देखो एक होता है स्नेल्स लॉ, नाम सुना होगा तुमने, नहीं सुना तो आज सुन लो। स्नेल्स लॉ, इसने क्या प्रूफ किया? इस भाई साहब ने अपना लॉ दिया कि एक मीडियम है, दिस इज मीडियम 1 एंड दिस इज मीडियम 2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2। लाइट इंटर किया इस मीडियम से इस वाले मीडियम पे, जाना इधर था, मान लो चला गया इधर, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये नॉर्मल था, दिस इज I एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R। I इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड R is angle of refraction, रिफ्रैक्शन। तो ये भाई साहब ने क्या लॉ लिया, क्या लॉ दिया? n1 इंटू साइन आई इक्वल टू n2 इंटू साइन आर। इसको बोलते हैं बच्चों स्नेल्स लॉ। n1 यानी कि जिस मीडियम से लाइट एंटर कर रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू जिस मीडियम में एंटर किया उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहां से अगर देखो तो n1 बाई n2 का वैल्यू मिलता है, या फिर n2 बाई n1 निकाल लो। n2 बाई n1 कितना आ जाएगा? साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर आएगा। अब ये n2 बाई n1 का वैल्यू यहां उठा के रख दो तो फाइनल फॉर्मूला जो बनता है v1 बाई v2 इक्वल टू लेमडा वन बाई लेमडा टू इक्वल टू n2 बाई n1 इक्वल टू साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर। ये लीजिए, ये एक फॉर्मूला पूरे रिफ्रैक्शन के लिए। नोट करो पहले इसको। v1 बाई v2 इक्वल टू लेमडा वन बाई लेमडा टू इक्वल टू n2 बाई n1 इक्वल टू साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर। अच्छा, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 माना गया है, ठीक है, साइड में कहीं लिख देना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर n इक्वल टू 1। कहीं एयर लिखा रहे तो कंफ्यूज नहीं होना है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 पकड़ना है। स्नेल्स लॉ बड़े काम का है, मैक्सिमम सवाल तो इसी से बन जाता है। n1 साइन आई इक्वल टू n2 साइन आर। आई और आर ध्यान रहे नॉर्मल से मेजर किया हुआ एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। मैंने नॉर्मल से दूर भगाया है, वो पास भी आ सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ n1 और n2। अभी उसका वैल्यू मैंने लिया नहीं है, सवाल पे डिपेंड करेगा। हो गया? तो अभी आप सवाल करने लायक हो गए हो। 2-3 सवाल करा देता हूं मैं, देखो। एक तो सबसे सिंपल सवाल बनता है कि मान लो ये मीडियम एयर है और ये दूसरा मीडियम है कोई जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है। ख्याल रहे अगर दिया नहीं है तब भी पता होना चाहिए कि 1 होता है एयर का। एक लाइट रे आया नॉर्मल से कुछ ले लो यार, 45 डिग्री पे एंटर कर रहा है, 45 डिग्री पे। आपको बताना है, क्या बताना है? फाइंड डेविएशन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी पूछ सकता था, मैं डेविएशन पूछ रहा हूं। लाइट अपने पाथ से कितना डेविएट होगा? चलो आंसर बता दो। स्नेल्स लॉ लगाना है, स्नेल्स लॉ।
पहले तो ये बताओ, ये रेयर है ये डेंसर है, तो नॉर्मल की तरफ या नॉर्मल से दूर? नॉर्मल की तरफ, यानी कि लाइट कुछ इधर आ गया। ठीक है, ये एंगल आई था, इस एंगल को आर मान लेते हैं, आर, लेट दिस एंगल इज आर। तो फ्रॉम स्नेल्स लॉ हमने पढ़ा n1 इंटू साइन आई इक्वल टू n2 इंटू साइन आर। n1 दिया हुआ है 1, n1 जहां से लाइट इंटर कर रहा है जिस मीडियम में, इंटू साइन आई, आई का वैल्यू 45 है तो साइन 45 डिग्री। n2 का वैल्यू दिया हुआ है बच्चों √2 इंटू साइन आर, हमें पता नहीं है, सबसे पहले आर मिल जाएगा यहां से, ये हो गया 1/√2 और इधर से एक √2 और आया इक्वल टू साइन आर, साइन आर इक्वल टू 1/2। तो आर का वैल्यू कितना आ गया भाई? 30 डिग्री। तो पहला सवाल तो आपका यही हो सकता था कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है, तो आपका आंसर होता 30 डिग्री का, यानी कि आर का वैल्यू मिल गया। हमें पूछा है डेविएशन, डेविएशन का मतलब लाइट जा तो इधर रहा था ना, इधर देखो लाइट इधर जा रहा था लेकिन वो मुड़ गया इधर, तो ये है डेविएशन। इस वाले एंगल को हम बोलेंगे डेविएशन। कितना आएगा बताओ भाई? लाइट जा रहा था इधर तो ये वाला एंगल निकालना है, ये टोटल 45 होता है बच्चों, ये 45 तो ये पूरा 45 और ये वाला वैल्यू हमने निकाल लिया 30, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा? तो डेविएशन जो होगा, किसी को दिक्कत हो तो जरूर पूछना, टोटल है 45, उसमें से ये वाला एंगल जो हमने निकाला 30 उसको हटा दूं, सो आंसर इज 15 डिग्री, यानी कि लाइट अपने पाथ से 15 डिग्री से डेविएट हो गया। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। तो ये भी लिख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट होता है, डेविएशन जब भी बताते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बताना जरूरी होता है। तो 15 डिग्री क्लॉकवाइज से लाइट डेविएट हो गया। कोई दिक्कत किसी को? अगला सवाल। स्फेरिकल मीडियम है बच्चों, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है √3 और बाहर एयर है, इधर एयर इधर एयर, ये इसका सेंटर। एक लाइट रे ऐसे गया, हमें पता है, पता तो हमें है, एक लाइट रे ऐसे गया कि जो भी नॉर्मल होगा वो सेंटर से पास करता है, तो ये इसका नॉर्मल, और ये नॉर्मल से एंगल बना रहा है कितना? 30 डिग्री का। यहां जाने के बाद ये किधर जाएगा? नॉर्मल की तरफ जाएगा या नॉर्मल से दूर जाएगा भाई? नॉर्मल की तरफ जा रहा है क्योंकि रेयरर से डेंसर जा रहा है। तो ये लाइट मान लो इधर मुड़ गया, इस सरफेस पे गया, और यहां जाने के बाद फिर यहां पे नॉर्मल ड्रॉ हुआ होगा, अगेन नॉर्मल विल पास थ्रू द सेंटर। अब बताओ इस सरफेस के बाद क्या होगा? नॉर्मल के पास या नॉर्मल से दूर? डेंसर टू रेयरर जा रहा है, नॉर्मल से दूर। तो मान लो कि ये एंगल है कुछ अल्फा, जो फाइनली ये नॉर्मल के साथ बना रहा है, आपको अल्फा फाइंड करना है। क्या तुमसे बन जाएगा? ट्राई करो, कुछ नहीं, 2 बार स्नेल्स लॉ लगाना है, देखते हैं, कोशिश करो। फिजा के फूल में होती नहीं बहार कहीं, मेरे नसीब में है दोस्त।
याद रहे स्फेरिकल सरफेस का नॉर्मल हमेशा उसके सेंटर से पास करता है, इसलिए मैंने जो भी नॉर्मल ड्रॉ किया है सब सेंटर से पास कर रहा है। चलो देखो, अच्छा पहले वाले में तो लगा लिया होगा। इस वाले सरफेस के लिए आई पता है, इसको कुछ मान लो आर, लेट दिस इज आर। तो फ्रॉम स्नेल्स लॉ फर्स्ट रिफ्रैक्शन पे यहां पे n1 इंटू साइन आई इक्वल टू n2 इंटू साइन आर। n1 एयर से जा रहा है तो 1, आई की जगह 30 तो साइन 30, इसका n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √3 और एंगल को हमने आना है r, नॉर्मल के साथ जो एंगल है उसको r माना है तो साइन r। तो यहां से देखो तो साइन r इक्वल टू कितना, ये 1/2 1/2 √3, ठीक। अच्छा अब यहां पे आते, अब यहां पे आते तो ये नॉर्मल है, ख्याल रहे कि ये नॉर्मल है, ये है नॉर्मल इसका, और इसका नॉर्मल बच्चों ये था, कंफ्यूज नहीं होना है, ये इसका नॉर्मल था, ये इसका नॉर्मल है, सेंटर से पास कर रहा है। तो ये वाला एंगल होता है इसका आई नॉर्मल के साथ, और ये वाला एंगल आर बन जाता। तो बचा कि ये वाला एंगल क्या होगा। अब थोड़ा सा दिमाग यही लगाना था कि अगर ये सेंटर था तो ये भी इसका रेडियस था बच्चों, और ये भी इसका रेडियस था कि नहीं था। तो ये दोनों साइड बराबर इस ट्रायंगल में, तो अगर ये एंगल आर तो ये एंगल भी कितना होता, आर होता। बस इतना ही सोचना था। अब आ जाओ इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे आए तो अगेन n1 इंटू साइन आई इक्वल टू n2 इंटू साइन आर। वो अलग बात है कि इस बार n1 का वैल्यू √3 है, इंटू आई की जगह r है, साइन r इक्वल टू n2 एयर में जा रहा है 1 इंटू r की जगह पे अल्फा है। समझ आ रहा है बात। तो √3 इंटू साइन r का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 1/2 √3 इक्वल टू साइन अल्फा, √3 ने √3 को मार दिया, साइन अल्फा इक्वल टू हाफ। अल्फा कितना आ गया बच्चों, 30 डिग्री। इसका मतलब कि जब भी आंसर पूछे एंगल में तो 30 डिग्री बोल देंगे क्या, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। एक और सवाल जल्दी से बता देना, हाँ लास्ट सवाल आज के लिए। एक प्रिज्म स्ट्रक्चर है ऐसा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √2, ये एंगल है 60, ये एंगल है 30 इसमें, और ये 90 है, राइट एंगल पे है। यहां से एक लाइट गया 90 डिग्री पे गया है। अच्छा तो ये बताओ 90 डिग्री पे गया तो कोई डेविएशन तो होगा नहीं, ये तो सीधा निकल जाएगा। तो ये पहुंचा इस सरफेस पे, इसका मान लो ये नॉर्मल है, लेट दिस इज n। तो डेंसर से अभी बाहर एयर है, बाहर अपना चल रहा है एयर, तो यहां से जब रेयरर जाएगा तो नॉर्मल से दूर भाग जाएगा, यानी कि कुछ इधर चला गया। तो ये वाला एंगल फाइंड करना है r, बताओ कितना होगा, जल्दी से बता दो, लेट मत करो। इस सरफेस पे 90 डिग्री पे एंटर किया है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे ही चला जाएगा। लेकिन इस वाले सरफेस पे कहानी बदल जाएगा, ये इसका नॉर्मल, तो मान लो कि ये डेविएट हो गया, यानी कि नॉर्मल से आर एंगल बना रहा है, तो आपको आर बताना है कितना होगा। अरे वही स्नेल्स लॉ ही लगाना है, और क्या लगाओगे। $45 आ रहा है क्या सबका, देखें जरा एंगल देख लेते हैं। यहीं पे तो लगाना है, यहां लगाने की जरूरत नहीं है, यहां पे आ जाओ, इधर से इधर जा रहा है ये नॉर्मल, तो नॉर्मल के साथ ये वाला एंगल आई होगा बच्चों,
कौन सा एंगल आई होगा? सबसे पहले तो ये पता लगना चाहिए, रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को आई बोलते हैं। ये आई होता, कितना होता ये वाला एंगल? ये 60 है तो ये भी 60, और ये 60 तो ये 30 होता, क्योंकि ये नॉर्मल है, पूरा 90 होना था, तो आई का वैल्यू हो जाता 30 डिग्री। दिखाई दिया? तो लगा दो, N1 इंटू साइन आई इक्वल टू N2 इंटू साइन आर। N1 यानी कि ये मीडियम है, √2 इंटू साइन आई का वैल्यू हो गया 30 इक्वल टू N2 हो गया एयर यानी कि 1 इंटू साइन आर हमें फाइंड करना है। तो साइन 30 1/2, √2 से जाएगा 1/2, √2 इंटू 1/2 इक्वल टू साइन आर, √2 उड़ा, साइन आर इक्वल टू 1/√2। तो ऐसा लगता है जैसे आर का वैल्यू 45 डिग्री मिलेगा। बोलो, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे का कहानी बहुत कुछ है, हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप लोग का काम